दोस्तों, आज की कहानी है माहवारी। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन गायत्री जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर टूट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू सुधा ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, या उनकी बर्दाश्त के हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू सुजाता ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। यह अलग बात है कि वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और एक साल में एक दो बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जाने से पहले वह अपने दोनों बेटे और बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा प्रमोद और उसकी पत्नी सुजाता और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण प्रमोद अपने परिवार के साथ दूसरे शहर रहता था। वही छोटा बेटा रमोद और उसकी पत्नी सुधा अपनी सास गायत्री के साथ इसी शहर में रहते थे। एक भी दो बच्चे थे। बेटी कविता का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। कविता अपने पति सहदेव के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल सुजाता और प्रमोद की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से ही आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। वही घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जबकि छोटी बहू सुधा रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि सुजाता और कविता भी बाहर हॉल में बैठकर विचार विमर्श कर रही थी। बीच बीच में कविता जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी सुधा की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का काम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और अच्छे से जानती थी कि सुधा की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि गायत्री जी का मानना था कि सुधा घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि सुजाता तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती रहती है, तो उसे क्या काम करना। नाश्ता तैयार हो गया तो कविता और सुधा फटाफट नाश्ता तैयार करने में लग गई और खुद ही अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। विचार विमर्श करते करते सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी गायत्री जी सुधा से बोली, सुधा फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रस्सेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी और दाल चावल बना लेना। साथ में बूंदी का रायता भी बना देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रखी थी और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी बरस पड़ती है। गायत्री जी ने सबके सामने ही यह बात कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए सुधा के हाथ रुक गए। सुधा नजर झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब कविता ने बीच में कहा कि माँ सोच समझ कर तो बोलो, बड़े भैया आपकी
दामाद और सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर या बैठ गई तो काम करेगा कौन? मेहमान आने पर चाय नाश्ता खाना पानी और कौन करेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, सुधा छोटी बहू है, उसे ही तो सब कुछ संभालना ही है। तभी प्रमोद हिम्मत करके बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली को रख लें। जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसको गर्मा गर्म रोटी खानी होगी तो वह तैयार करके दे देगी। सुधा भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। आजकल तो बड़ा आया है अपनी बीवी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक रखी है घर में काम करने वाली, घर के लोग ही तो हैं। कितने सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, कोई यहाँ अकेली थोड़ी ना काम करती है। सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या जरूरत है? पर माँ, भाई क्या गलत कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सके, और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? कविता बीच में ही बोली, तू बीच में ज्यादा मत बोल, तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग हैं। गायत्री जी 2 टूक जवाब देकर कविता को चुप करवा दिया। वहीं सहदेव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। गायत्री जी सुजाता और कविता के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर सुधा रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही अपने कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तो तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ा कर वह बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोला तो सामने गायत्री जी, सुजाता और कविता खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी? दरवाजा खोलने में सो गई थी क्या? अरे काम कितना है और तुम जाकर सो गई हो? माँ जी, वह मेरे पेट में कहीं तू माहवारी तो नहीं हो गई? सुधा चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दी। यह देखकर गायत्री जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना माहवारी। हम तो तेरे हाथ का बना हुआ खाना खा लेंगे, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 2-3 दिन का नियम है। जिस औरत को माहवारी हुई हो उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते। उन्हें पता चल गया तो वह तेरे हाथ का खाना बना नहीं खाएंगे। अब रहो 3 दिन रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे, घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तुमने सारा काम चौपट कर दिया। गायत्री जी के मुंह से जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से माहवारी की चिढ़ और फिर गायत्री जी की बोली। आखिरी सुधा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उन पर बरस पड़ी। माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो माहवारी से नहीं हुई हूँ, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है। जो आप मुझे कामचोर कह रही है, मैं चाहे कितनी ही परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ। और बताइए, कौन से शास्त्र में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की
हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट में दर्द होता है, हाथों में सूजन, बदन में टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो यह बात समझ में नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी दिखती नहीं? कहकर सुधा अपने कमरे में चली गई। तब से गायत्री जी मुंह फुलाकर बैठी थी। कविता और सुजाता ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर गायत्री जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को प्रमोद और रमोद घर आए तो गायत्री जी का फूला हुआ मुंह देखकर इशारों में कविता से पूछा। कविता ने सब कुछ बता दिया। तभी प्रमोद बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से यहाँ आ जाएगी और 3 दिन तक वह यहीं पर काम करेगी। उसकी बात सुनकर गायत्री जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना। सुबह फिर तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी, मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ। तभी मैंने यह निर्णय ले लिया कि सुधा भी इस घर की सदस्य है। अक्सर वो बीमार रहती है तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम ही कर ली मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज सुधा मुझे जवाब दी गई और तुम भी बोल रहे हो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वह कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देती। माँ, आप जानते हैं कि 12 वर्ष से लेकर लड़कियों को माहवारी आना शुरू हो जाती है। अब तो ज़्यादातर लड़कियों के पेट दर्द करता है, फिर भी कोई जो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, या तो नेचुरल है। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। आखिर प्रमोद की बात सुनकर गायत्री जी चुप हो गई। प्रमोद गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बने हमेशा रहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।